कैंसर डॉक्टर साहब होता क्या है? एक सामान्य भाषा में किसी को समझना हो तो कैंसर क्या है और क्या करता है बॉडी में ये? बहुत अच्छा सवाल है। इसको पहले तो क्लासिकल डेफिनेशन बताते हैं। एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल विद ए पोटेंशियल टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इज कैंसर। अच्छा। असामान्य उद्देश्य विहीन बेतरतीब शरीर की अपनी कोशिकाओं का वृद्धि होना और इसमें अमरण क्षमता के साथ साथ एक अंग से दूसरे अंग में जाने की क्षमता आ जाए, यही कैंसर है। अच्छा। मतलब हो सकता है कोई कारण बाहर से आया हो लेकिन कोशिकाएं अपने शरीर के अंदर थी। अब साधारण भाषा इसको करते हैं। दिल्ली की आबादी 3 करोड़। अब मान लीजिए 3 करोड़ लोग, हम लोग बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं, सिविलाइज्ड हैं, मिलजुल के रह रहे हैं। ये हमारा होल ह्यूमन बॉडी है। 30 ट्रिलियन सेल्स साथ में रह रहे हैं। सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करता है, कोई रेड लाइट नहीं जंप करता है, सिग्नल फॉलो करता है, सब ठीक चल रहा था। मतलब शरीफ शहरी की तरह सब रहते हैं। शरीफ शहरी की तरह। अब इसमें से कुछ बन गए आतंकवादी। अच्छा। अब ये अपने लोगों को मारना चालू किए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने लगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने लगे, वहां भी मारना चालू किए, आतंकवादी हो गए। ये कैंसर है। तो जैसे आतंकवादी बना क्यों? किसी कारण से बहुत क्षुब्ध रह रहा था बहुत दिनों से, आप उसको प्रताड़ित किए जा रहे थे, बार बार आतंकवादी बनता था, लेकिन पुलिस फोर्स जो हमारा शरीर का डिफेंस सिस्टम था वो उसको कंट्रोल करता था, मार देता था। एक समय ऐसा हुआ कि इसने चकमा देना सीख लिया। अब डिफेंस सिस्टम को पता ही नहीं चला कि आतंकवादी बना, अब बन के लोगों को मारना चालू कर दिया। वो कैंसर है। तो आप अपने शरीर को प्रताड़ित करेंगे, बार बार करेंगे, बेबुनियाद बेतरतीब करेंगे तो कैंसर सेल बनेगा, पनपेगा, फिर एक अंग से दूसरे अंग में भागेगा। यही कैंसर है। तो मेरा अगला सवाल इसी से है कि ये प्रताड़ना क्या है जो हम आजकल कर रहे हैं, जाने अनजाने जैसे भी है, वो शरीर की प्रताड़ना हम कैसे कर रहे हैं, वो समझना ज़रूरी है लोगों के लिए। अनप्लैंड, अनवांटेड, अननीडेड। अब इसको समझ लें लोग। बिना किसी प्लानिंग के जो चीज़ आप करते हैं, एक अनवांटेड जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, अननीडेड जिसके शरीर को ज़रूरत नहीं है, जिसमें क्या है, बैक टू बेसिक्स आ जाइए। नेचुरल इवोल्यूशन में इंसान क्या था? हंटेरियन कल्चर में था, शिकार करने जाता था, शिकार करके आता था, जो भी मिलता था खाता था। फिर एग्रीगेरियन सोसाइटी आई, जब रिवर सिविलाइजेशन हुआ, सिंचाई की व्यवस्था हुई, तो हम लोग हमारे पूर्वज अनाज उपजाने लगे। तो हमारी ज़रूरत कितनी थी? सर्कैडियन रिदम के हिसाब से सूरज उगता था, हम जगते थे, सूरज डूबने के साथ साथ खाना खत्म होता तो सो जाते थे। प्लांट बेस्ड फूड ज़्यादा खाते थे, कुछ नॉनवेज भी खाते थे, यही था। बिल्कुल। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन में क्या हुआ? पेड़ पौधे, जलाशय, पहाड़ सब काट दिया आपने, कार्बन फुटप्रिंट जनरेशन हमने बढ़ा दिया, प्रदूषण बढ़ा। अब सब लोग एग्रीकल्चर कर नहीं रहे हैं, तो क्या किया कि पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, यही लाइफ का मेन हिस्सा बन गया। अब दर्शक जो सुन रहे हैं जरा ध्यान करें, आपकी दिनचर्या कैसे शुरू हो रही है? दूध वाली चाय चीनी के साथ, मेंटल मील, न्यूज़पेपर में सब डराने वाली इंफॉर्मेशन, मेंटल तनाव। उसके बाद ब्रेड, आपके यहाँ अल्ट्रा प्रोसेस, क्या घर में रोटी नहीं बन सकती थी, पराठे नहीं बन सकते थे? किस लिए खाए ब्रेड भाई? सॉसेज, प्रोसेस्ड फ्रोजन फूड, उसको गर्म करके किस लिए खा रहे हो? नेचुरल खाना खाते। यहाँ से लेते हो जब देखिएगा तो मेंटल फिजिकल लेवल पे हम सिर्फ अपने आप को प्रताड़ित करते हैं। अगर मैं कहूँ कि कैंसर बाजार में बिकता है और हम रोज खरीदते हैं, अतिशयोक्ति नहीं है। सिर्फ आपको समझने की जरूरत थोड़ी देर के लिए, जब आप स्लो डाउन करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। आज इंसान इतनी अफरा तफरी में भाग रहा है कि उसको समझने की फुर्सत नहीं है। स्लो डाउन करें, सचेतन की अवस्था में है और अपनी दिनचर्या को एनालाइज करें, तब आपको पता चला कि 70-80% चीज़ें बेजरूरत कर रहे हैं। कैंसर के लिए डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि अगर किसी फैमिली में डायग्नोस हो गया तो पहले तो उस मरीज़ की ऐसी मनोदशा हो जाती है कि उसको लगता है कि अब मैं कल मर जाऊंगा। पूरा परिवार जो हो जाता है परेशान, सब सोच करके कि इलाज कैसे होगा, आर्थिक चीज़ें और शारीरिक परेशानियां। तो क्या ऐसा होता है कि कैंसर हो गया तो मतलब सब कुछ ख़त्म? MCH कोर्स जब मैंने ज्वाइन किया कैंसर सर्जरी का, अहमदाबाद गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी गया, पहले दिन पहली किताब पे जो नज़र पड़ी थी, किताब का नाम था कैंसर एंड इमोशन। पहले पेज पे उस पे जो लाइन लिखी हुई थी, 50% ऑफ द पेशेंट डाइज द मोमेंट यू डिक्लेयर कैंसर। ऐसा क्यों? अब डाइज का मतलब फिजिकल डेथ नहीं थी, हाँ, मतलब उसकी मानसिक स्थिति,
पैसे की चिंता, परिवार की चिंता, इनकम बंद, तो 50%। अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखी उसने, बीइंग ऑन्कोलॉजिस्ट यू हैव टू होल्ड द हैंड। कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते तुम्हें इसकी जानकारी, तुम उसका हाथ पकड़ो, मदद करो उसकी, और उसको उससे निकाल के तुम ही ला सकते हो। इलाज तो बाद में करना, पहले जो 50% डेथ है उससे निकाल के वापस लाओ। क्यों? कैंसर की पहली अवधारणा, कैंसर ठीक नहीं होता है, अवधारणा है ये। अच्छा, आम बीमारियों की तरह कैंसर भी एक ठीक होने वाली बीमारी है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोकथाम वाली बीमारी है। कैंसर को हम रोकथाम कर सकते हैं, अच्छा, अर्ली डिटेक्शन करें, अर्ली स्टेज में पता चले तो हम ठीक कर सकते हैं। सिर्फ हमें हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। दूसरा, कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। दूसरी अवधारणा, हाँ। अवधारणा क्यों बोल रहा हूँ, महंगा सस्ता की बात तब होगी ना जब आपको अपने पॉकेट से पैसे खर्च करने होंगे। तो पॉकेट से पैसे कहाँ लगेंगे? प्राइवेट अस्पताल में। हाँ। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में व्यवस्था क्यों नहीं है? अगर मान लीजिए पब्लिक डिमांड करती है मुझे राम मंदिर चाहिए, मिला ना, 370 हटाओ, ये कंट्रोवर्शियल मामला है कंट्री के लिए, हटा। पॉलिटिशियंस बहुत श्रूड, चालाक, होशियार कौम है, वो आपको देंगे, आपको मांगने की जरूरत है। पब्लिक मांगे कि स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। तो ये कैंसर के इलाज की व्यवस्था भी, और कोई भी महंगे इलाज की व्यवस्था सरकारी अस्पताल में होगा। जब मैं MBBS का छात्र था तो किसी स्टेट में किसी बीमारी का इलाज कहीं नहीं हो रहा, मेडिकल कॉलेज रेफर कर दो। बिल्कुल। आज बताइए कि कौन सा मेडिकल कॉलेज है? नहीं, आजकल तो बड़े बड़े अस्पतालों की चेन के नाम लिए जाते हैं कि वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, फलानी जगह चले जाओ। ये कब आपके आंखों के आगे पर्दा डाल दिया गया, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर मैं कहूँ कि ये नेक्सस है नीति निर्धारक, पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट हाउसेस के बीच में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो भैया ये मेडिकल लॉबी जो है इसके पीछे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इसका मतलब एक धंधा बन गया है लोगों को कैंसर के नाम पे डरा करके लूटने का। देखिए ये बहुत बड़ा नेक्सस है। ये अमेरिका से लेके पूरे विश्व में फैला हुआ है। ये छोटा नेक्सस नहीं है। सबको मालूम है तंबाकू से कैंसर होता है, तो तंबाकू बंद कर दो। एक बार हम लोगों ने कैंपेन किया तो ऑटो के पीछे एक किसान का फोटो लगा के लोगों ने कर दिया कि हम मर जाएंगे। तो मैंने तब भी कहा कि ये तंबाकू उत्पाद वाले किसान के पास इतनी फुर्सत है, इतने पैसे हैं जो वो ये बनाएगा। ये टोबैको लॉबी ने बनाया। जिस खेत में तंबाकू की खेती हो उस खेत में दलहन की खेती बहुत अच्छी हो जाएगी, किसान तो दलहन उपजा लेगा, उससे महंगा बेचेगा। हाँ। लेकिन टोबैको लॉबी नहीं चाहती है। कैंसर के डायग्नोसिस जब हो तो पैनिक ना करें, घबरा ना जाए। बहुत अब तो बीमारी पता चल गई, रुक जाओ, जहां भी दिखाएं डॉक्टर चुने, अस्पताल ना चुने। बड़े बड़े अस्पताल हरे हरे शीशे, नीले शीशे लगे होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। डॉक्टर चुने, डॉक्टर की डिग्री देखें कि प्रॉपरली क्वालिफाइड कैंसर सर्जन, प्रॉपरली क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है कि नहीं। आज नाटक चल रहा है ऑर्गन स्पेसिफिक, ये कॉर्पोरेट का चलाया हुआ है। जब MCH ऑन्को सर्जरी की डिग्री आई तो कैंसर सर्जन बनाना था। अब कैंसर सर्जन अपने में डिसाइड करता है कि मैं इस अंग का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं इस अंग का हूँ, तो बात समझ में आती है। आज कहा जाता है GI वाले को गैस्ट्रो का, पित्त की थैली का भी ऑपरेशन करेगा, साथ में कैंसर का भी करेगा, तो ये तो रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। बिल्कुल। तो प्रॉपरली क्वालिफाइड डॉक्टर चुने, कोशिश करें गवर्नमेंट कॉलेज का डॉक्टर हो, डोनेशन से ना पढ़ा हो। अब बातें बुरी लगती है लोगों को, तो लगे, लेकिन भाई जो गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो नेशनल से बात, उसका IQ लेवल बेटर था, आपसे ज़्यादा मेहनत करके आया, तो उसको माइलेज मिलना चाहिए। उसके बाद सेकेंड ओपिनियन जरूर लें। एक डॉक्टर को आप मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अविश्वास करें, सेकेंड ओपिनियन लें, 2-3 जगह 2-3 लोगों से मिलें, डॉक्टरों से पूछें। डॉक्टर पर ट्रस्ट करें, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। आज आपके घर में प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, पैक्ड फूड घुसा जा रहा है, कैंसर का बहुत बड़ा कारण। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी रिफाइंड चीज़ें आ रही हैं, रिफाइंड तेल, रिफाइंड आटा, रिफाइंड चावल, रिफाइंड घी, सब में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है जो कैंसर का कारक है। अच्छा, और लोग उस सब को खा रहे हैं, और आज से नहीं कई साल से खा रहे हैं भाई, ब्रांडेड, और जागरूक भी नहीं है लोग इस चीज़ को लेकर के। किसी को हनी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लोग खा रहे हैं। लोग इतना अच्छा पता है, हम लोगों ने रिसर्च करके निकाल के दिखा दिया था। HMF, SMF 2 पॉइजन है जो हनी में मिला, 400 से ऊपर मात्रा मिली। उसका रिकमेंडेड है 10 से नीचे, 10 से नीचे और 400 से ऊपर, और सारे ब्रांडेड हनी। ऐसे ऐसे व्यापारियों के हनी जो हिंदुत्व के नाम पे व्यापार कर रहा है, टीवी पे ऐड दे रहा है, उसके हनी में भी मिला, लेकिन कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी मात्रा है, 10 होना चाहिए, वो 400 से ऊपर, तो ये तो कहाँ नुकसान ही करेगा किसी भी इंसान। दूध में, मिल्क प्रोडक्ट में मेलामाइन कहते हैं, जो
प्लास्टिक जैसी प्लेट होती है, जिसको जो बर्तन बनते थे, मेलामाइन के आते थे। तो मेलामाइन आपके यहाँ कंट्री में, हमारे हिंदुस्तान में मिल्क प्रोडक्ट में रिकमेंडेड है एज पर FSSAI। आप पढ़िए जाके, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। मेलामाइन आपके दूध में मिला के चीज मटेरियल है, मटेरियल है। नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने के लिए मेलामाइन ये है। सारी नमकीन चीज़ों में शुगर एडेड है। रिकमेंडेड शुगर इनटेक आपका है मेल का मैक्सिमम 24 ग्राम पर डे। 24 ग्राम मतलब चाय वाली चम्मच, टीस्पून से 6 टीस्पूनफुल, 6 छोटी चम्मच। और महिलाओं के लिए रिकमेंडेड है 18 ग्राम, 6 ग्राम और कम, 6 ग्राम और कम। एक कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं नॉर्मल वाली, तो 39 ग्राम आप शुगर लेते हैं एक कोल्ड ड्रिंक। एक कोल्ड ड्रिंक 24 ग्राम से सीधे 39 ग्राम। प्रोसेस फूड का मार्केट आ गया। तो इसकी जानकारी कौन देगा? पब्लिक कितना पढ़े? मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई फाइनेंस का आदमी, तो अपना सब्जेक्ट पढ़ेगा कि ये पढ़ेगा। इट जस्ट लाइक अल्कोहल। अच्छा, एडिक्शन कराता है, फैटी लीवर कराता है, मोटापा कराता है, कैंसर कराता है। शुगर से ही। ठीक, शुगर का कैंसर का सीधा कनेक्शन है, मतलब। सीधा कनेक्शन है। उसको एक्सप्लेन करता हाँ, तो ये एडिक्ट करने के लिए आपको कर दिया गया। ये डोपामिन रिलीज करता है ब्रेन में, शुगर, तो आपको एडिक्ट करता है, इसीलिए क्रेविंग होती है। शुगर, अल्कोहल, टोबैको, सेक्स, पोर्नोग्राफी, गैम्बलिंग, गेम, ऑनलाइन स्क्रीन व्यूअर, सब आपको एडिक्ट कराता है। सब में डोपामिन रिलीज होता है। और एक बहुत अच्छा ऑथर है, उसने किताब लिखी डोपामिन डिटॉक्स। उसने बताया है कि किस किस चीज़ डोपामिन, और डोपामिन कहा है मॉलिक्यूल ऑफ मोर। ये जितना आप लेंगे आपको कहेगा और। बच्चे के नाम पे याद आया कि हम तो बड़े हैं, हमने बाहर का फूड खाया, कुछ खाया, बहुत छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है। मैं कई बार देखता हूँ सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर हेल्प के लिए आते रहते हैं। तो बच्चे कैंसर की चपेट में क्यों आ रहे हैं? कैंसर की थियोरी है 2 हिट हाइपोथेसिस थियोरी। ये 2 हिट हाइपोथेसिस, हिट मतलब जैसे कोई टक्कर हो गया। 1 हिट जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा हो और माँ को कोई ऐसा एक्सपोजर हो जाए, जैसे कुछ खाने में, सूर्य ग्रहण में, कोई ग्रहण में, कोई रेज का, कोई किरण का, कोई दवाइयों का, और वो ट्रांसप्लेसेंटल मतलब माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को कॉर्ड के थ्रू पहुंच जाए, तो बच्चे के सेल्स, कोशिकाएं बहुत तेज़ी से डिवाइड कर रही होती है। बच्चा सिंगल हिट ले लिया, बदलाव हुआ, लेकिन उसको रिपेयर कर लिया। अब ये बच्चा पैदा हुआ, फिर कोई हिट इसको फिर मिल गया, 2 हिट, और उसमें एबनॉर्मल DNA हो गया और रिपेयर नहीं हुआ, बहुत अर्ली एज में कैंसर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, नशे का और कैंसर का क्या कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है? बिल्कुल है। कैसे? दोनों। कुछ नशा तो डायरेक्टली, जैसे टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट जितने हैं डायरेक्टली कैंसर के कारक हैं। कुछ और नशा जैसे गांजा, चरस, बहुत सारे ऐसे, अल्कोहल, ये भी कैंसर का कारण है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। नशा जो लोग करते हैं उसमें स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ऐसे लोगों का बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होता है जो DNA को डैमेज करता है बार बार। अच्छा। तो ऐसे व्यक्ति में इटसेल्फ भी कैंसर और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा हुआ था। ऊपर से उसको एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को कम करने के लिए उसने नशा किया, जैसे शराब, सिगरेट या कोई भी इस तरह का नशा, वो भी DNA को डैमेज किया। ये दोनों मिलके उसको कैंसर या हार्ट डिजीज की तरफ ले गया। अच्छा, किसी को आपने कहा अर्ली डिटेक्शन ज़रूरी होता है, तो क्या सिम्टम होते हैं जिससे इंसान को पता चले कि कुछ अबनॉर्मल है बॉडी में? कैसे हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर को? इसमें 2 स्तर पे जागरूकता की ज़रूरत है। एक हर इंसान को और दूसरा हर डॉक्टर को। 2 ही स्तर। असामान्य लक्षण कुछ भी हो तो हर इंसान को जो भी इलाज कराते कराएं, 3 हफ्ते बाद भी ये लक्षण ना जाए या दवा लेने के बाद दोबारा आ जाए तो कैंसर की जांच जरूर कराइए। उदाहरण के तौर पे खांसी हो रही थी, आपने एलर्जी की दवा, एंटीबायोटिक, TB की दवा ले ली, 3 हफ्ते बाद भी खांसी रह रही है, आप एक्सरे, CT स्कैन, डॉक्टर को बोलिए कैंसर की एक बार जांच करा लो। इंडाइजेशन, अपाचन की शिकायत, एसिडिटी की शिकायत, कहीं रक्तस्राव होना, महिलाओं में खास करके, किसी गठान का होना, आवाज़ में बदलाव, खाना अटकने लगे, इस तरह से असामान्य लक्षण जो आज तक आपको नहीं होता तब दिनचर्या में महसूस करते हैं। 3 हफ्ते बाद भी, लेकिन क्या हर असामान्य लक्षण कैंसर हो जाएगा? नहीं। 90% नॉन कैंसर की तकलीफ होगी, 10% कैंसर की तकलीफ हो सकती है। तो आपको ये ध्यान देना है। हर डॉक्टर को क्या देना है कि आप किसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिल रहा है,
तो अब दवा बदल के काम मत चलाइए, पहले जांच कराइए कि हो सकता है कैंसर है। इसमें फिर मैं कहूँगा इस समय डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप और ट्रस्ट की बात है कि डॉक्टर जैसे ही कहेगा जांच कराएं तो मरीज को लगता है बेवजह जांच कराएगा। हाँ, ये है कि पैसा कमाने के लिए के लिए। हाँ। लेकिन डॉक्टर तो होशियार है, पहले तो आपको दवा दी, रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप भी कहिए डॉक्टर साहब जांच करा लीजिए। वही स्टेज है जहां हम डिटेक्ट अगर करेंगे तो बहुत अर्ली स्टेज या प्री कैंसर में डिटेक्ट करेंगे, कैंसर ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता है। इसमें कोई वो डाउट कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है, मेरे परिचय में है, कुछ लोग कहते हैं कि हम कीमोथेरेपी ना करवाते तो शायद ज़्यादा दिन जीवित रह जाते, कीमोथेरेपी से बॉडी बेकार हो गई हमारी। ये मिथ है या क्या है? कुछ सच है, कुछ मिथ भी है। अच्छा। अब विज्ञान तो हर समय आधार मानता है। किसी बीमारी में कीमोथेरेपी की बात जब कही जाती है तो बहुत सारे केसेज को पहले रिसर्च में रिक्रूट किया जाता है और देखा जाता है कि वाकई इससे फ़ायदा हुआ, तब उसको हम प्रोटोकॉल में लाते हैं। प्रोटोकॉल से मतलब है कि ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसमें अगर मान लीजिए कि कभी कोई बेवजह कीमोथेरेपी डॉक्टर ने दे दी तो वाकई गड़बड़ है, उसको ज़रूरत नहीं थी, हो गई कीमो। और दूसरा ये है कि किसी और कारण से कैंसर रिलैप्स हुआ या आपने डाइट अपना ठीक नहीं किया, आपने ट्रीटमेंट सही नहीं कराया, या बहुत सारे और भी पहलू हो जाते हैं। अगर मान लीजिए ये है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल ठीक नहीं था, हाइपरटेंशन नहीं ठीक था, हार्ट डिजीज़ नहीं ठीक थी और ये गड़बड़ हो गया आउटकम, तो मरीज को लगता है कीमो कराया इसलिए हो गया। तो इसीलिए हर समय कहता हूँ ऑन्कोलॉजिस्ट बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करे और फेयर क्रेडिबल। वही बात हो गई कृष्ण और अर्जुन। दूसरा, जो लोग थोड़ा सा जिनमें साक्षरता दर कम है, गांव गिराव में रहते हैं कहीं, वो लोग समझते हैं कैंसर छुआछूत की बीमारी है। तो इसको थोड़ा क्लेरिफाई कर दें। बिल्कुल, लोग पूछते हैं, मुझसे भी आगे पूछते हैं कि घर में कैंसर है तो क्या हम टॉवल इस्तेमाल करें, ये ग्लास बर्तन इस्तेमाल करें, साथ में रहें ना रहें। कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है। सबको मैं यही कहता हूँ कि अगर कैंसर छुआछूत की बीमारी, मैं सुबह शाम कैंसर के रोगी को देख रहा हूँ तो सबसे पहले डॉक्टर को होना चाहिए। कैंसर आपके शरीर की कोशिकाओं की एबनॉर्मलिटी है, लेकिन एक जैसे चीज़ है सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। कैंसर होने की वजह छुआछूत जरूर रही, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर मल्टीपल पार्टनर के साथ हो तो वायरस एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसमिट होता है और इसमें कैंसर होता है। लेकिन कैंसर हो जाने के बाद छुआछूत है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये मतलब है कि ये अवधारणा है, सिर्फ ये अवधारणा है, मिथ है ये, कि ऐसा कुछ नहीं होता है।